मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़, कैमूर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। आज एक ही वस्तु को बनाने वाली कई कंपनियां तैयार हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियों के लिए इस प्रतिस्पर्धा में बने रहना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में वे ही व्यवसाय प्रगति कर सकते हैं जो साधन संपन्न हों तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। अन्यथा इस दौड़ में पिछड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की स्थिति है इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, भूमंडलीकरण। आज के समय में पूरा विश्व एक बाजार है और एक ही जगह पे भिन्न भिन्न देशों की बनी हुई वस्तुएं बिक रही हैं। तो वैसी स्थिति में अब आवश्यकता महसूस होती है कि व्यवसायिक संयोजन माने बिजनेस कॉम्बिनेशन स्थापित किया जाए। इसके लिए वैसे तो पूर्व से ही कुछ प्रचलित रीतियां हैं जिन्हें हम लोग 3 रूपों में बांट सकते हैं। जैसे पूर्व में था अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए 2 कंपनियां आपस में मिल जाती थी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता था और एक तीसरी कंपनी का निर्माण होता था, तो उसे हम अमलगमेशन कहते थे। दूसरी स्थिति थी एब्जॉर्प्शन। जब विद्यमान कंपनियों में आपस में एक संयोजन होता था तो उस स्थिति को एब्जॉर्प्शन कहा जाता था। और तीसरी स्थिति थी रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। अर्थात जब यह देख लिया जाता था कि स्थापित कंपनी की आर्थिक स्थिति या उसकी बिजनेस पॉलिसी कारगर नहीं सिद्ध हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नई कंपनी बना दी जाती थी। तो इसे कहा जाता था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। लेकिन 1 अप्रैल 1995 के बाद इस टर्म को समाप्त कर दिया गया और एक नया टर्म स्थापित किया गया जिसमें कि सिर्फ अमलगमेशन टर्म आया। चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसने
इन पूर्व की स्थितियों को समाप्त करते हुए एकीकरण के संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, इसे शॉर्ट में AS14 भी कहा जाता है, तो उसको प्रभावी बनाया तथा इसे अनिवार्य कर दिया गया। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 232 से 240 में एकीकरण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार एकीकरण वह स्थिति है जिसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में मिलकर किसी तीसरी कंपनी की स्थापना करती हैं अथवा एक दूसरे को क्रय कर लेती हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाती है। स्थिति अब उसकी इस प्रकार हो जाती है कि या तो वे एक कंपनी दूसरे कंपनी को आपस में मिला ले या दोनों आपस में मिल जाएं या दोनों कंपनियां चलती रहें। हाँ, नियंत्रण एक का हो जाए। AS14 के अनुसार एकीकरण किसी एक कंपनी के किसी दूसरी कंपनी में विलय द्वारा किया जा सकता है या दो से अधिक कंपनियों के विलय द्वारा एक नई कंपनी का गठन करके किया जा सकता है। इस प्रकार AS14 के अनुसार लेखांकन के उद्देश्य से संविलियन को एकीकरण में शामिल कर लिया गया है। अब चूंकि समय की मांग है, हम यह जानते हैं कि अगर इस कंपटीशन के युग में कंपनी सही ढंग से सरवाइव नहीं कर पाई तो वैसी स्थिति में कंपनियों का अंत हो जाएगा। तो इसलिए यह स्थिति बनाई गई। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की हम चर्चा करेंगे अमलगमेशन के। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एकीकरण में एक या एक से अधिक कंपनियों का समापन अनिवार्य होता है। एकीकरण के अंतर्गत व्यवसाय क्रय करने हेतु किसी नई कंपनी का निर्माण आवश्यक नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि नई कंपनी ही बने, वही कंपनियां स्थापित कंपनियां हैं वे स्थापित रह सकती हैं। तीसरा है कि एकीकरण में नई कंपनी का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथा, एकीकरण की मुख्य पृष्ठभूमि आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना होता है। अर्थात एक ही तरह की वस्तु बनाने वाली अगर कंपनियां हैं तो वे दोनों आपस में मिल जाएं और मिल करके वे अपनी को कंपनी चलाएं तो दोनों की पूंजी, दोनों का कौशल, दोनों का प्रबंधन सब कुछ मिल जाएगा तो हो सकता है कि वह बेहतर उत्पाद दे सकें। पांचवा है, एकीकरण में केंद्र बिंदु लागत में कटौती करना तथा लाभार्जन में वृद्धि करना तथा पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करना। छठा, एकीकरण एक विस्तृत शब्द है जिसमें संविलयन भी शामिल है। अब हम बात करेंगे एकीकरण के संबंध में। AS14 में कुछ शब्द हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। AS14 में कुछ विशिष्ट शब्दों को विशिष्ट प्रकार से परिभाषित किया गया है। उनकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला शब्द है अमलगमेशन। अमलगमेशन का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होने वाले एकीकरण से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब
दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर किसी नई कंपनी का गठन करती हैं तो इस प्रक्रिया को एकीकरण अर्थात अमलगमेशन कहा जाता है। दूसरा है ट्रांसफरर कंपनी, अर्थात वह कंपनी जो कि जिसका एकीकरण दूसरी कंपनी में होता है, जो दूसरी कंपनी में मिलती है, तो वही कहता है कि जिसका एकीकरण दूसरी कंपनी में होता है। S14 लागू होने के पूर्व इसे विक्रेता कंपनी के रूप में माना जाता था। अर्थात जो हम लोगों ने चर्चा किया 1 अप्रैल 1995 की पूर्व वाली स्थिति में इसे विक्रेता कंपनी कहा जाता था। तो ये तो हो गया ट्रांसफरर कंपनी। दूसरी कहलाएगी ट्रांसफरी कंपनी, अर्थात इसका आशय उस कंपनी से है जिसमें हस्तांतरक कंपनी का एकीकरण होता है। पुराने दृष्टिकोण के अनुसार यह क्रेता कंपनी कहलाती थी। अब वही क्रेता और विक्रेता नाम को हटा के ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी कहा गया। इसमें नेक्स्ट जो टर्म आता है वह रिजर्व, संचय। संचय का तात्पर्य उस राशि से है जो प्रबंधकों द्वारा उपक्रम की अर्जित आय, प्राप्तियां या अन्य आधिक्यों में से किसी सामान्य या विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे लाभ का कुछ भाग विशेष परिस्थितियों या विशेष कार्यों के लिए संचित किया जाता है, उसे ही हम रिजर्व कहते हैं। लेकिन इसमें या तो जनरल रिजर्व की बात होती है या स्पेसिफिक रिजर्व। इसमें जैसे कहता है कि ह्रास या संपत्तियों के अवमूल्यन या किसी ज्ञात दायित्व हेतु किया गया संचय सम्मिलित नहीं है। इसके बाद अगला टर्म आता है कंसीडरेशन। एकीकरण के संबंध में प्रतिफल या कंसीडरेशन का तात्पर्य हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों एवं अन्य संपत्तियों तथा रोकड़ के रूप में किए जाने वाले भुगतान से। माने कंसीडरेशन, प्रतिफल, जब एक कंपनी जिसका दूसरी कंपनी में एक तरह से विलय हो रहा है या आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उसके बदले में जो ट्रांसफरी कंपनी जो रकम तय करती है कि बदले में यह रकम दी जाएगी आपको और आपकी कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसे ही कहते हैं कंसीडरेशन। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू। उचित मूल्य का तात्पर्य संपत्तियों के उस मूल्य से है जिस पर संपत्ति का विनिमय क्रेता एवं विक्रेता की जानकारी के मुताबिक हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मेरिट या ऑब्जेक्ट ऑफ अमलगमेशन। इसके क्या गुण हैं, इसके क्या लाभ भी, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं हम इसे, कि इसका क्या मेरिट है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ मेरिट होता है और कुछ डिमेरिट होता है। तो इसके मेरिट क्या है? तो इसके संबंध में इसका पहला मेरिट है कि रिमूवल ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अंत।
या उसमें कमी आ जाती है। कह सकते हैं कि एकीकरण के कारण कंपनियों के मध्य होने वाली आपसी प्रतिस्पर्धा स्वतः समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत में कमी आती है तथा लाभार्जन की संभावना बढ़ जाती है। स्वाभाविक है कि चूंकि एक ही तरह का व्यवसाय कर रही हैं दोनों कंपनियां, तो अगर अलग अलग उनका व्यवसाय है तो वैसी स्थिति में आपस में कंपटीशन रहेगा, और जब दोनों एक हो जाएंगी तो कंपटीशन तो खत्म हो ही जाएगा, साथ ही चूंकि बड़े पैमाने पर चाहे स्टोर की बात होगी या रॉ मटेरियल्स खरीदने की बात होगी या बाकी जो पॉलिसीज तय होगी, तो वो उसके परिणाम स्वरूप जो है उनकी लागत कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो लाभ अधिक प्राप्त होगा। उसी को लाभोपार्जन कहते हैं कि भाई लाभोपार्जन जो है अधिक उसका होने लगेगा। दूसरा इसका मेरिट है कि फीलिंग ऑफ मैनुअल ऑफ कोऑपरेशन, अर्थात पारस्परिक सहयोग की भावना। एकीकरण की नीति के अंतर्गत कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना कर व्यवसाय का संचालन करती हैं, जिससे उनके बीच पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की भावना स्वतः पनपने लगती है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सुदृढ़ आर्थिक ढांचा। एकीकरण के अंतर्गत उद्योग को विभिन्न इकाइयों के आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण से संपूर्ण उद्योग का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंदी काल में भी स्थिरता कायम रहती है। जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, चूँकि अब दोनों कंपनियां मिल गई या तीन भी हो सकती हैं, चार भी, मतलब कई कंपनियों का आपस में जो संयोजन होता है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि वे जो है कभी आने वाली आपत्ति में भी वे एक साथ रहने से जो है उनका नीतिगत ढांचा बड़ा मजबूत रहता है और आर्थिक रूप से वे मजबूत रहती है। नेक्स्ट मेरिट, इजी कंट्रोल, नियंत्रण में सुविधा। एकीकरण के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों की नीतियों एवं कार्यवाहियों में समानता पाई जाती है, साथ ही निरीक्षण एवं नियंत्रण का जो है सरल हो जाता है, जिससे कम लागत पर अधिक कुशलता के कार्य का निष्पादन किया जा सकता है। कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही कंट्रोल करने वाला होता है, दोनों कंपनियों को या तीनों मैंने जो भी कंपनियां हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, तो यह एक इसका मेरिट है। उसके बाद नेक्स्ट, एडवांटेजेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्वाभाविक है कि कोई एक कंपनी अकेले है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करेगी, लेकिन साथ अगर 2-3 कंपनियां हो गई तो उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, बड़ी मात्रा में सामग्री आदि के क्रय की लागत कम हो जाती है, नियंत्रण की सुविधा होती है और संस्था की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों की सेवाएं। एकीकरण के कारण विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए भी आसान होता है विशेषज्ञ बुलाना। इसके बाद मार्केट कंट्रोल। अब एक तरह से कहा जाए कि बाजार पर उनका नियंत्रण होता है,
एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनियां बाजार की स्थिति पर अपना नियंत्रण रखने में सफल होती हैं, क्योंकि वे उत्पाद की पूर्ति को बड़ी मात्रा में प्रभावित करने में सफल हो जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर जितने माल की आवश्यकता है, चूँकि उनका प्रोडक्शन, अब कई कंपनियां जब आपस में मिली तो वैसी स्थिति में उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मार्केट पर उनका कंट्रोल हो जाता है, किसी दूसरे को वह स्थापित नहीं होने देता। और अगर अलग अलग वही रहती हैं तो आपस में उनमें कंपटीशन रहता है, जिस कंपटीशन के कारण जो है मार्केट में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। जिस प्रकार किसी चीज़ के कुछ मेरिट होते हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, उसी तरह से अमलगमेशन के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो इसके निम्न डिमेरिट्स हैं। पहला एक मोनोपोली सिचुएशन, एकाधिकारी स्थिति। चूँकि एक तरह की वस्तु बनाने वाली कंपनियां एक हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में इनका बाजार पर एकाधिकार हो जाता है, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये कंपनियां मनमानी कीमत वसूलने लगती हैं अपने उपभोक्ताओं से, जिसका समाज पर या देश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा डिमेरिट है कि ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण। एकीकरण के कारण व्यवसाय की कुल पूंजी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सबकी पूंजी एकत्रित रहती है, तथा कुछ व्ययों में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप कुल कोष का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। इस कारण अति पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिस पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। यानी अधिक पूंजी है और उतना खर्च नहीं हो पा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। तीसरा इसका डिमेरिट है कि एंड ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यह सबसे बड़ा डिमेरिट कहा जाएगा आर्थिक व्यवस्था के लिए, कि चूंकि एक कंपनियां बृहद पैमाने पर अपना व्यवसाय शुरू करती हैं आपस में अमलगमेट होकर के, तो छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उन उद्योगों को पनपने का ये अवसर नहीं देती हैं, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वे उस ढंग से उत्पादन कर सकें। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं और इनका विकास अंधकारमय होता है, जिससे कि बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसका चौथा डिमेरिट मैनेजेरियल प्रॉब्लम, प्रबंधन संबंधी कठिनाई। एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनी का प्रबंध, नियंत्रण एवं संचालन सामान्यतया कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, जो कि चूँकि कंपनियां पहले छोटी छोटी थी, अब एकाएक बृहद रूप में हो गई, तो जो उसके प्रबंधक होते हैं वे उनको उतना अनुभव नहीं रहता है बड़े व्यवसाय का, तो इसलिए या तो फिर प्रबंधक की व्यवस्था की जाए, अन्यथा उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। तो पांचवां डिमेरिट है कि लॉस ऑफ गुडविल। गुडविल एक ऐसी चीज है जिसे वर्षों के कार्यकाल में प्राप्त किया जाता है व्यापारी। चूंकि कंपनी
या हर व्यवसाय या व्यवसायी का अपना गुडविल होता है, और यहाँ जब वे एक हो जाती हैं, अमलगमेट हो जाती हैं कंपनियां, तो उनका अपना जो गुडविल होता है वह समाप्त हो जाता है और उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। उसके बाद नेक्स्ट, लैक ऑफ इलास्टिसिटी। एकीकरण की दशा में कंपनी का स्वरूप बड़ा होता है, जिससे आवश्यकतानुसार नीतिगत निर्णय लेने में मुश्किल आती है और परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि कंपनी अगर छोटे आकार की है तो उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो तो वह बड़ा आसान होता है, लेकिन चूंकि आकार बड़ा हो जाता है इसलिए बड़े आसानी से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें लोचनीयता का अभाव होता है। तो छात्रों, यह तो हो गया एकीकरण का एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार उसकी कैसे स्थापना होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और गुण दोष का हम लोग वर्णन करेंगे। हम लोगों ने वर्णन किया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।